नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन जो पढ़ रहे थे और उसके यौगिक जो है उसका पार्ट 2 चलेगा। और पार्ट 2 में भी क्या चलने वाला है, IUPAC नामकरण और रासायनिक गुणधर्म। जो टॉपिक आपको 10th क्लास में सबसे मुश्किल लगता था वही वाला इस वीडियो के अंदर चलने वाला है। और यहां से आपके आरपीएससी एक क्वेश्चन पूछता है। तो क्लियर करते हैं, शुरू करते हैं अपने। मैंने कहा था बेसिक टू एडवांस चलेगा, तो पिछली वीडियो बिल्कुल बेसिक थी, बिल्कुल इजी इजी है ना। आज की वीडियो थोड़ी सी एडवांस रहने वाली है, तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहना, बीच में मत चले जाना, ट्विस्ट अभी बाकी है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। कार्बनिक यौगिक। देखो, अपने पिछली वीडियो में कार्बन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। कार्बन की संयोजकता क्या होती है, कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो कुछ भी है, कितने अपरूप होते हैं, क्या होता है, वो सारी चीजें अपने उस वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, कार्बनिक यौगिकों के बारे में। किसके बारे में, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक वो यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। ऐसे यौगिक जिनमें कौन उपस्थित होता है, बोलो, कार्बन उपस्थित होता है, ठीक है ना। अब आगे देखो, कार्बनिक यौगिक में भी पहला कौन सा यौगिक पढ़ना है अपने को, हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन में दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक तो हाइड्रो, एक है कार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोकार्बन के अंदर एक हाइड्रोजन होता है और एक क्या होता है जी, कार्बन होता है, ठीक है जी। अब हाइड्रोकार्बन जो है वो आपकी संरचना जो है बहुत लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। अब आपके जो है हाइड्रोकार्बन को भी अपने दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आप कहोगे ये हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है, कि कौन सी साइंस चला दी आपने, बहुत एडवांस चला दी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे, डरना नहीं है। अब देखो, सिंपल सी बात है कि आपके पास में क्या है जी, कार्बन है। क्या है जी, कार्बन है। मैं आपको अच्छे से पहले ये चीजें समझा ही देता हूँ, फिर अपने बात करेंगे बाकी चीजें। देखो, आपके पास में क्या है जी, देखो आपके पास में है जी कार्बन। देखते हैं, आपके पास क्या है जी, कार्बन है। इस कार्बन की संरचना जो है किस तरह से हो सकती है, इस तरह से। मैंने कहा था कार्बन से कार्बन जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता, आपको बताया था। आपने कहा था कि हाँ जी बिल्कुल जुड़ सकता है। आपको लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि बिल्कुल हमने समझा था कि इस तरह से कार्बन जो है श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। अब आपने को ये भी पता है कि एक कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4 होती है। तो इसके पास में 1 2 3 बाकी है। इसके पास में दो साइड जुड़ा हुआ है तो एक और एक दो बाकी हैं। और इसके पास भी कितनी बाकी हैं, 3 बाकी हैं। इसके पास भी कितने बाकी हैं, 3 बाकी हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, जहां पे जितनी जगह खाली है वहां पे क्या जोड़ दूं मैं, हाइड्रोजन जोड़ देता हूं। क्या जोड़ देता हूं, हाइड्रोजन। इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, एक संयोजकता होती है, तो इसको एक पूरा करना है तो कार्बन के साथ ये बॉन्डिंग कर लेता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे एक कार्बन है तो इसके कितनी शाखाएं बन सकती है, 4, यानी 4 संयोजकता होती है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में, 4 और चाहिए इसको। तो 4 किससे पूरे करता है ये, हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करके उसको कहता है मेरे वाले तू काम में ले लेना, तेरे भी 2 पूरे हो जाएंगे और मेरे 4 पूरे हो जाएंगे। तो 4 हाइड्रोजन को एक साथ ये जोड़ सकता है। बोलो हाँ या ना, जोड़ सकता है, बिल्कुल जोड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब इनके मन में आई 2 कार्बन हो गए, तो ये कहते हैं कि अपने हाइड्रोजन को ज्यादा नहीं लेते। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपने क्या किया, एक एक तो क्या कर लिया, कार्बन ने आपस में बॉन्डिंग कर ली कि एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ, बाकी क्या आ गए आपके पास में, बाकी हाइड्रोजन आ गए। इस केस में आपके पास में एक कंडीशन और बन सकती है, वो क्या बन सकती है, ध्यान से देखना। इसके अंदर कंडीशन ये बन सकती है कि कार्बन कार्बन ने कहा कि अपने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ एक को आदान प्रदान कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर लेते हैं जी, 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण से जो आबंध बनता है, आबंध का मतलब ये लाइनें जो है ना, इनको क्या कहा जाता है, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कौन सा, सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। कौन सा आबंध कहा जाता है, सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। याद रख लोगे ना, बोलो, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से या साझाकरण से, ठीक है। अब देखो, इनके पास में 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गए, इसके पास कितने बच गए जी, 2 बच गए। इसके पास भी कितने बच गए, 2 जगह खाली बच गई।
ठीक है। अब दो तो इन्होंने आपस में कर लिए, तो दो तीन चार पूरे हो गए, इसके भी दो ये रहे तीन और एक ये चार, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा इनके पास में, यहाँ आ जाएगा जी हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, यहाँ चार ही हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हाइड्रोजन थे, 6 हाइड्रोजन। बात को समझे या नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए जी। जितने आपके कार्बन जो आपस में करेगा ना इलेक्ट्रॉन साझा, उनके अलावा जितने बच गए उतने क्या जोड़ देने हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, ये पहला केस था दो कार्बन के लिए। ये दूसरा केस हो गया। एक केस और बन सकता है जी, क्या बन सकता है जी, अब इन्होंने कहा कि दो क्यों, अपने तीनों की साझेदारी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तीन की कर सकते हैं ये, ठीक है ना। अब उसके बाद में इसके पास एक बच गया, इसके पास भी कितनी जगह बच गई, एक, इसके पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके पास भी क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसके कितने पूरे हो गए, सी के पास एक दो तीन की साझेदारी ये रही, और चौथा इसके साथ चार हो गए, इसको भी चार करने, तो एक दो तीन तो आपस में हो गए, और एक ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो तीसरी स्ट्रक्चर जो बनती है आपके दो कार्बन की, वो ये बनती है। तो इस तरह से तीन कंडीशन बनती है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो सकता है, और तीन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, इस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, इस कंडीशन में आपके दो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, और इस कंडीशन में आपके तीन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। इसमें एक, इसमें दो, और इसमें कितने, तीन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनके जो नाम फिक्स कर दिए, भाई एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, दो का, तीन का, ये बोलने की बजाय उसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन जिनमें स्थानांतरण हो रहा है उसको कहा जाता है एल्केन। क्या कहते हैं बोलो, एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, एल्केन कहते हैं। जिसमें दो का स्थानांतरण होता है उसको कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं बोलो, एल्कीन कहते हैं। और जिसमें तीन का स्थानांतरण होता है उसको कहते हैं बोलो एल्काइन। क्या कहते हैं बोलो, एल्काइन। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, क्या, एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या होगा, एल्केन होगा। दो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से क्या होगा, एल्कीन होगा। तीन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से क्या होगा, एल्काइन होगा। क्या होगा, एल्काइन होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई व्याधि हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपको मैंने बता दिया। अब अपने चलते हैं स्लाइड पे, उसको समझते हैं वहां पे क्या रामायण लिखी हुई थी। बिल्कुल देखो जी, अब बात ये आती है, अपने आपने कहा वहां पे तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सिखाया, यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, संतृप्त है, संतृप्त लिखा है, तो वही चीज बता रहा हूँ। देखो, हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त में बांटा। अब देखो, जो आपके एल्कीन श्रेणी के जितने भी हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उन्हें ही हम कौन से कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। बात क्लियर कर लेना, जो एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से एल्केन बन रहे थे, उसी एल्केन का नाम क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यानी कार्बन कार्बन के मध्य एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा था, तो उसे हम एल्केन कहते हैं, और उसी एल्केन की जो श्रेणियां बनेंगी अलग अलग, उसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्लियर। अगला देखिएगा, बिल्कुल इजी सा है। असंतृप्त के अंदर क्या लिखा हुआ है, एल्कीन और एल्काइन। बात क्लियर हो रही है। कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ तो क्या था, कार्बन कार्बन के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा था। अब यहाँ पे कितने हो रहे हैं, एल्केन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में दो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, और इस कंडीशन में कार्बन कार्बन के बीच में तीन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। बात समझ में आ गई होगी आपको कि एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तो एल्केन, और एल्केन को संतृप्त कहते हैं। एल्कीन में दो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, और एल्काइन में तीन का होता है, और एल्कीन और एल्काइन को ही कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, दो का स्थानांतरण और तीन का स्थानांतरण, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और संतृप्त और असंतृप्त। क्लियर है। अब देखो, हाइड्रोकार्बन जो है, इनकी जो श्रृंखला बनेगी, संरचना बनेगी, आपके चेन के रूप में बन सकती है। तो ये तीन रूपों में होती है। रेखीय, रेखीय का मतलब ये हो सकता है कि कार्बन के साथ में कार्बन इस तरह से एक सीधी रेखा के अंदर जुड़ जाए।
कार्बन के साथ कार्बन क्या जुड़ जाए एक सीधी रेखा में, और बाकी जो बच गए वो आपके किसके रूप में लिखे जाएं, हाइड्रोजन के रूप में इस तरह से लिख दिए जाएं। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि ये तो आपकी क्या होगी, फैला के मैंने स्ट्रक्चर लिख दी, लेकिन जब इसको आप बिल्कुल वेरीफाइड तरीके से लिखो तो इसको ऐसे लिखोगे, सी के साथ में कितने एच हैं, 3, तो इसको आप लिख सकते हो CH3, इसको क्या लिख सकते हो, सी के साथ में एक और एक 2, तो CH2, इसके साथ में भी कितनी है, 3, तो CH3, इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो जिसमें एक लंबी श्रृंखला बनती है उसे हम रेखीय स्ट्रक्चर कहते हैं। अब साकेत में क्या हो जाएगा, जैसे इसको लिखा है वैसे अपने ये भी लिख सकते हैं ना, CH2 CH3 और इस तरह, सॉरी CH2 और यह आ गया आपका CH3, या ऐसे भी हो सकता है इसके आगे एक CH3 और जुड़ा होता, तो ये आपकी एक लंबी स्ट्रक्चर के साथ में एक एडिशनल ब्रांच भी निकाल दी जाती है, एक अलग जो श्रृंखला निकाल दी जाती है अलग, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, साखित या ब्रांच स्ट्रक्चर कहते हैं। अगली है वल्य। वल्य का मतलब होता है एक वल्य के रूप में होता है, जैसे आपने कहा CH2 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 और इस तरह से CH2, इस तरह से आपके जुड़ गए, तो 2 ये 3 4 ऐसे ये पूरी स्ट्रक्चर जो एक वर्त के रूप में बन गई, एक बंद स्ट्रक्चर रूप बनती है, उसे हम वल्य स्ट्रक्चर कहते हैं, या एरोमेटिक, अभी पढ़ा था ना एरोमेटिक स्ट्रक्चर, तो वो एरोमेटिक स्ट्रक्चर होती है। और वल्य के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, परेशान नहीं होना है, इसके लिए आपने क्या करना है, एक ही एग्जाम्पल याद रख लेना, और वो है आपके बेंजीन। क्या याद रखना है आपने, बेंजीन याद रखना है। क्या याद रखना है बोलो, बेंजीन याद रखना है। देखो क्या याद रखना है आपने, बेंजीन। बेंजीन का सूत्र पूछ सकता है वो आपसे, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। क्या होता है, C6H6 होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है ना, वो इस तरह से बनाई जाती है, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपकी इस तरह से बना दे, तो ये जो आपको देखने में से डरावना लग रहा है लेकिन नहीं है, ये आपके सिर्फ C6H6 को लिखने का एक तरीका है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन। अब उसके ऊपर जो भी जुड़ जाता है उसके हिसाब से नाम बदल जाता है। बाकी आपसे यहाँ से कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेंजीन का सूत्र याद रखना है। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर रेखीय हो सकती है, साखित हो सकती है और वल्य हो सकती है। इसके अलावा एक छोटी सी इधर डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही होगी जो कि लिखी हुई है, समजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज। ये क्या होती है, जैसे मैंने लिखा CH2, एक ये लिख दिया, अगला लिखा मैंने C2H4, अगला लिख दिया मैंने C3H6, ऐसा करके मैंने एक सीरीज लिख दी, यानी ये कॉमा लगी हुई है, ये आपका अलग है, ये आपका अलग हो गया, ये आपका क्या हो गया बोलो, अलग हो गया। अब यहाँ पे जो है CH2, इसके अंदर कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। अब आप कहोगे सर हमें कहना क्या चाहते हो, अरे बताओ तो सही कहना क्या चाहते हो। तो कहना ये चाहता हूं, देखो ध्यान से, आप जिनके ऊपर मैंने ये बनाया है, जैसे रीजनिंग में आप क्या करते हो, रीजनिंग में आप डिफरेंस निकालते हो, वैसे देखो इनके अंदर डिफरेंस कितने का, 1 का डिफरेंस, कार्बन में कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, हाइड्रोजन में कितने का, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस। तो इस तरह से जिनके अंदर 1 कार्बन यानी C, 2 हाइड्रोजन मतलब 2H2 CH2 का अंतर हो, ऐसी श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर हो, उसे हम कौन सी श्रेणी कहेंगे बोलो, उसको हम कहेंगे समजातीय श्रेणी। अगर मैंने एक लिख दिया ना तो बाकी आप खुद लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा CH4, जैसे ये वैलिड नहीं है लेकिन मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है ना, जैसे मैंने CH4 लिखा, अब आपको कहूँ कि इसकी होमोलोगस सीरीज लिखो, तो अगला क्या बनेगा, 1 कार्बन बढ़ा दो और 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो, ऐसे मैंने लिखा C3H 2 बढ़ा दो, यानी कार्बन 1 बढ़ाना है, हाइड्रोजन 2 बढ़ाने हैं, बस और कुछ नहीं करना। इस तरह से होमोलोगस सीरीज बनती है। आपसे पेपर में आ सकता है कि निम्न में से कौन सी होमोलोगस सीरीज सही है, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपने बस यही चेक करना है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो, क्या हो, डिफरेंस हो। ठीक है, याद रख लोगे ना, बोलो, अरे बोलो ना, याद रख लोगे ना, अरे कोई समस्या ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लोगे ना, बस इतना ही काफी है। तो ये हो गया अपना एक बार के लिए हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन। आगे देखिएगा, अभी ट्विस्ट बाकी है, अभी ट्विस्ट क्या है जी, बाकी है। अब यहाँ से आपको एक डायरेक्ट लास्ट में एक चीज बताऊंगा, वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो PYQ है वो सॉल्व हो जाएंगे।
अब देखो IUPAC नामकरण, अगला जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली आता है आपके, जो है आपके बाकी चीजें जो कार्बन के अंदर है वो थोड़ी ज्यादा बेसिक हो जाता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जो है ना वो ज्यादा बनता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर ज्यादा पूछने की ट्राई करता है, क्योंकि कहता है कि बच्चे इसको छोड़ के आएंगे, लेकिन अपने नहीं छोड़ के जाएंगे, अपने पढ़ के जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान से समझना। देखो अपने क्या करना है कि कार्बन जितनी संख्या होती है ना उनके हिसाब से कुछ नामकरण दिया जाता है। जैसे पंडित नाम निकालता है ना, वो आजकल तो चलो जैसे वैसे अपने मर्जी से निकाल लेते हैं, लेकिन पुराने टाइम में वो पूरे शास्त्र पुस्तक देख के निकालता था। तो वही काम मैं आपको सिखा रहा हूँ कार्बन के लिए। ये मान लो पंडित का काम सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, कार्बन के लिए। तो ध्यान से सुनना भाई, एक कार्बन हो तो उसको लिखेंगे मेथ। भी वो मैं आपको ये चीज आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये चीज समझो, है ना। ये चीज समझोगे तभी तो वहां अप्लाई करेंगे, अपने अप्लाई कैसे करेंगे, वरना वहां पे यूज कैसे करेंगे। तो देखो कार्बन एक है तो मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, और चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन, 10 है तो डेक। अरे बोलो हाँ या ना बोलो। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या नहीं है। यानी एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पांच, छह, इस तरह से आपकी हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये जो कार्बन है, एक के लिए मेथ यूज करेंगे, दो के लिए एथ यूज करेंगे, फिर प्रोप है, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 10 कार्बन तक की मैंने आपको बता दी, लेकिन आप यहाँ तक याद कर लेना या हेक्स तक याद कर लेना, यहाँ तक आपका काम हो जाएगा। छह तक आपने याद करना है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसे तो बोलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो पूरव लगन, ये पूरी स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाएगी। पूरव लगन क्या होते हैं? हेलोजन समूह जो है, जैसे Cl लगा है तो उसको क्लोरो लिखेंगे, Br है तो ब्रोमो लिखेंगे, I है तो आइडो लिखेंगे। I है तो क्या लिखेंगे बोलो? आइडो लिखेंगे। उसके बाद में अनुलगन, देखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ा था, वो कैसे पता लगेगा? कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध है तो एल्केन है, डबल आबंध है तो एल्कीन है, ट्रिपल आबंध है तो एल्काइन है। तो एल्काइन है, बिल्कुल इजी सा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो जी, एल्केन, एल्केन बोलोगे तो लास्ट में क्या है? एन, एन, एल्केन यानी एन, तो एन आ गया। एल्कीन, इन आ रहा है ना लास्ट में, देखो आपके पत्ते क्या जुड़ा है? इन। एल्काइन, आइन, आइन जुड़ा है ना, जैसे नाइन, नाइन में कौन सा प्रत्यय है? आइन है ना। जैसे सेठाइन, सेठाइन में कौन सा प्रत्यय है? आइन प्रत्यय है। याद रखो। वैसे ही देखो एल्काइन, आइन, एल्कीन में इन, एल्केन में एन, कोई दिक्कत, एन, इन, आइन, एन, इन, आइन। जैसे मेथ, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो हेलोजन में क्लोरो, Cl के लिए, ब्रोमो, Br के लिए, आइडो, आई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो प्रक्रियात्मक समूह, ये आप याद कर लेना। आपको कई बार सीधा सूत्र देके उसमें से पूछता किसका नाम सही है, तो आपको सिर्फ इन्हीं से पता लग जाएगा कि कौन सा नाम सही है और कौन सा नाम सही नहीं। तो ध्यान दो, एल्कोहल, OH, OH ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्कोहल। एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं? CHO कहीं भी लिखा है तो उसको क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड है। वो कौन सा ग्रुप है? यानी चार ग्रुप जो है वो डिफाइन किए जाते हैं बेसिकली, यानी चार ग्रुप जो है वो बेसिक डिफाइन किए जाते हैं। पहला एल्कोहल, जिसका जो सूत्र है OH होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का C डबल बॉन्ड O होता है। कई बार ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है बच्चों, अरे साथियों ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, याद रख लेना। आगे है कीटोन, कीटोन ये बता दिया, ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो ऐसे भी लिखा, ऐसे लिखते हैं, और इसके अलावा ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, C डबल बॉन्ड O और उसके साथ में OH, जिसमें OH और कीटोन दोनों एक साथ आ जाते हैं, वो कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। अब जी ये तो पता लग गया, सूत्र तो पता लग गया, लेकिन आपको इतना ज्यादा याद नहीं करना, ये बस ये नाम याद रहे तो अच्छी बात है, वरना आपने ये जरूर याद करने हैं। OH है, एल्कोहल में क्या आ रहा है? ओल, ओल शब्द याद करना है। एल्डिहाइड के लिए स्पेशल याद ही करना पड़ेगा, एल शब्द जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? एल। और उसके बाद में कीटोन में क्या जुड़ेगा? ओन। कीटोन बोल के देखो ओन आ रहा है लास्ट में। कार्बोक्सिलिक अम्ल में तो कोई दिक्कत नहीं है, अम्ल लास्ट में है तो ओइक अम्ल आपने याद रखना है। C डबल OH दिखे तो ओइक अम्ल, C डबल बॉन्ड O लिखे तो ऑन, CHO लिखे तो L, OH लिखे तो ऑन। ये जो चीज है ये सारी आप याद कर सकते हो आसानी से। अब मैं आपको बताता हूँ इसका यूज कहाँ होगा या इसका प्रयोग कैसे करते हैं, वो चीज मैं आपको इस स्लाइड के ऊपर बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना, पूरा फोकस इधर होना चाहिए, वरना वरना आपको पता ही नहीं लगेगा मैं क्या बोल गया। ध्यान रख रहे हो ना। देखो मैंने लिखा एक फॉर्मूला, क्या लिखा मैंने? CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है जी, बिल्कुल जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब मैं कहूं कि आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, चलो अपने क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसी स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा अपने ये चीज जो है आपको याद करनी है, एक बार के लिए यहीं से अपने यूज करेंगे। तो देखो अपने क्या करते हैं, यहीं पे इसको मैं जूम कर लेता हूं, है ना, सॉरी जूम नहीं होगा, तो यहीं लिख लेते हैं अपने साइड में। देखो तो CH3 CH2 CH2 CH3, ये मैंने एक सूत्र लिख दिया। इसका आपने रासायनिक नाम बताना है, यानी IUPAC नाम बताना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कार्बनों की संख्या गिननी है। एक लंबी चेन ही है, उसमें कोई शाखा वाली चेन ही नहीं है। इसमें क्या करना है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। अरे बोलो कितने कार्बन, जी बोलो चार कार्बन। कितने कार्बन है, चार है। ठीक है, चार कार्बन के लिए क्या यूज होता है, सबसे पहले आपने कार्बनों के लिए जो यूज होता है वही लिखना है। तो चार कार्बन के लिए क्या यूज होता है, चार के लिए सर ब्यूट यूज होता है। तो यहां लिख दो, क्या लिख दो, ब्यूट लिख दो, प्लस उसके बाद में क्या लिखना है सर, एल्केन एल्कीन एल्काइन वाला लिखना है। क्या लिखना है, एल्केन एल्कीन और एल्काइन में से लिखना है। तो आपको यहाँ पे एक डंडी दिख रही है कि दो डंडी की तीन डंडी, एक है तो एल्कीन था, एल्केन था, दो है तो एल्कीन था, तीन है तो एल्काइन था। एन इन आइन, तो एक एक ही है तो क्या होगा, एन ही आएगा। क्या आएगा जी, एन ही आएगा। तो यहाँ पे क्या जोड़ दो, इसके साथ में एन जोड़ दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, एल्केन जोड़ दिया। इसके अलावा इसमें कोई ये वाला ग्रुप दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो कुछ नहीं जुड़ेगा। ये वाला कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो ये भी छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना ही जोड़ के लिख दो इसको कि इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, अरे बोलो ना, ब्यूटेन। संधि कर दो, आती है ना संधि, बस तो इस तरह से ब्यूटेन बन जाएगा। ऐसे ही मान लो मैंने एक सूत्र और लिखा, मैंने अब की बार लिखा CH3 CH2 CH3, और इसके ऊपर मैंने जोड़ दिया, एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं। चलो अब देखो, यहाँ आ गया CH3 CH3 CH, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया Cl, जोड़ दिया आपकी बात, क्या जोड़ दिया, Cl। इसके ऊपर जुड़ेगा थोड़ा सा, नीचे जोड़ देते हैं आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ जोड़ दिया मैंने Cl। इस तरह से ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसका IUPAC नाम बताना जरा कमेंट बॉक्स में, अरे बताओ ना। जिसको नहीं आता है वो मेरे साथ देखो, जिसको आता है वो कमेंट में लिखो। देखो पहले तो कार्बन गिनने, क्लोरीन नहीं गिनना। कार्बन कितने हैं, एक दो तीन, कितने कार्बन है बोलो, तीन। तो तीन के लिए क्या यूज होगा, प्रोप यूज होगा। तो लिख दो ना प्रोप, लिख दिया सर, प्लस लगा दो। फिर एन इन आइन में से देखो एक एक डंडी दिख रही है, क्या लगा दो, एन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इनमें से है क्या, ये होंगे तो कहाँ जुड़ेंगे, लास्ट में जुड़ेंगे। कहाँ जुड़ेंगे, इनके लिए जो शब्द है ये शब्द कहाँ जुड़ेगा, लास्ट में जुड़ेगा। ये देखो अनुलग्न लिखा हुआ है, मूल नाम जो है वो ये होता है, और पूर्व लगन आपकी ये हेलोजन वाले होते हैं। ये भी अनुलग्न है, अनुलग्न दो जुड़ते हैं, फर्स्ट प्लस में अनुलग्न है सेकंड, पहले ये जुड़ेगा फिर ये वाला अनुलग्न जुड़ेगा, ये चीज याद रखना। ये अनुलग्न फर्स्ट है और ये अनुलग्न सेकंड है, ठीक है। बस इतना सही काम है, आपको IUPAC चुटकियों में आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई। अब कहोगे सर Cl बच गया, Cl क्या है, Cl ये रहा, क्लोरो। Cl के लिए क्लोरो कहाँ जुड़ेगा, पूर्व लगन, पूर्व लगन कहाँ, पूर्व, पूर्व यानी पहले, तो यहाँ पे लगा दो, इसके आगे लगेगा, क्या लगेगा, क्लोरो। क्या लगेगा, क्लोरो। और इसकी आप पोजीशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कितने नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, तो इसके आगे लिख दो 2 डैश। तो इसका जो नाम बन जाएगा वो बन जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, जोड़ के लिख दूं मैं इसको, प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। इस तरह से आपके IUPAC नाम बनते हैं। अब आप सर एक काम करो, आप ऐसा नाम बता दो जिसमें ये सारे जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने एक ऐसा सूत्र लिखते हैं जिसमें ये सारे जुड़े हुए होंगे, CH3 CH CH2 COOH जोड़ दिया मैंने, और ये जो है यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, क्या जी बोलो, Br जोड़ दिया। अब इसका नाम बता दो जरा मेरे को, जिसको समझ में आ गया वो कमेंट में लिख सकता है। देखो क्या करना है सर, कुछ नहीं है सर, ये तो इजी सा है सर। कैसे सर, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, कार्बन सारे गिनने होते हैं। चार कार्बन के लिए क्या आता है बोलो, ब्यूट आता है। क्या आता है बोलो, ब्यूट आता है, ब्यूट लिख दिया जी, प्लस
प्लस में क्या लगाना है, ये तो मैंने क्या लिख दिया, मूल नाम लिख दिया, फिर अनुलग्न फर्स्ट और फिर अनुलग्न सेकंड। अनुलग्न फर्स्ट में क्या आएगा, सिंगला बंध है तो क्या लगेगा, एल्केन, एन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, एन। प्लस आ जाओ जी, प्लस में क्या जुड़ेगा जी, प्लस में अनुलग्न जुड़ेगा सेकंड, ये तो अनुलग्न फर्स्ट हो गया, सेकंड में क्या है, COOH ग्रुप है, तो COOH के लिए क्या जुड़ता है, ओइक अम्ल जुड़ता है, तो इसके आगे लिख दो ओइक और आगे लिख दो अम्ल। ठीक है जी। अब कहोगे सर Br बच गया, तो Br बच गया तो कहाँ लिखना है, इसको आगे लिखना है, आगे लिखना है तो Br के लिए क्या आता है, ब्रोमो आता है, तो इसके आगे क्या जुड़ जाएगा जी, ब्रोमो विद पोजीशन। ब्रोमो कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो ये लिख दो, तो ये पूरा नाम क्या बन गया, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक, सॉरी इसको जोड़ के लिखना है ना, जोड़ के लिख देते हैं, ब्यूटेनोइक अम्ल। ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया, डरना नहीं है, पेपर में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर में इतना कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन देख के उत्तर लगा देंगे, कैसे लगाएंगे वो अभी अपने सीखेंगे, टेंशन मत लो, डरना नहीं है। बस आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, आपको सबसे पहले क्या याद करना है, सबसे पहले आप ये याद करो, प्रक्रियात्मक समूह याद करो, बस सबसे पहले ये याद करो, ये याद हो जाएंगे ना, फिर आप पहले ये याद करना और फिर ये याद करना, पहले आप इसको प्रायोरिटी दो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, पहले आप ये याद करो, फिर ये और फिर ये याद करना। अगर आप 10th में होते तो ऐसे करते हैं अपने, लेकिन अभी आपने ये करना है और ये करना है, बस उसके बाद में टाइम बचे तो ये याद कर लेना, क्योंकि इन्हीं में से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। वो पूछता है कि इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे एक पेपर में क्वेश्चन आया लेटेस्ट, जो आपके RPSC UPSC का एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, जैसे उसने लिखा ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक, ठीक है, इतना ही लिख दिया उसने, या ब्यूटेनोल कर लो आप, ब्यूटेनोल कर लो, चलो ब्यूटेनोइक तो आप समझ गए, अमल लगा होगा ना। चलो ये क्वेश्चन आया था, ब्यूटेनोल लिखा हुआ था उसमें, क्या लिखा हुआ था, ब्यूटेनोल। तो ब्यूटेनोल में कौन सा क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ये पूछा था। तो इसमें से आपके ऑप्शन ये दे रखे थे, इतने ही दे रखे थे बस, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो आपको देख के पता लगाना है कि इसमें कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, आपको पूरी रिमाइंड नहीं करनी है, आपने क्या करना है, देखो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, लास्ट में ओल जुड़ा हुआ है, नॉल यानी ओल, ओल किसमें है जी, एल्कोहल, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बस इतना ही काम करना है। अगर इसके आगे जुड़ा होता, जैसे लिखा होता ब्यूटेनेल, क्या लिखा होता, ब्यूटेनेल, तो क्या होता बताओ, ब्यूटेनेल, एल, एल किसके लिए जुड़ता है, आप बोलते हैं एल्डिहाइड है, क्या बोलते, एल्डिहाइड बोलते। अगर आपको बोल देता वो ब्यूटे नॉन बोल देता, मान लो ब्यूटेनोन बोल देता, तो ब्यूटेनोन बोल देता तो क्या होता, नॉन, ऑन, ओन यानी कीटोन, तो बोलो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न आपके RPSC के अंदर आए हुए, RPSC ग्रेड फर्स्ट के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है, दबदा कितने है ना, दबना नहीं है अपने को। चलो आगे देखो, ये आपको समझा दिया। आगे है अपने पास में कुछ कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों की चर्चा करनी है, जहां से कई बार पेपर में प्रश्न पूछ लेता है। तो देखो आपको पहले वही याद करना है, उसके बाद यहाँ आना है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन की प्रायोरिटी ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कम है। देखो ये जो डाटा मैंने यहाँ साइड में लगाया हुआ है, इसको लगा लो आप इंपॉर्टेंट, और इसमें 2022 में आपके 2 क्वेश्चन बने थे, कितने क्वेश्चन बने थे, 2। ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछा था उसने, और ये जो है डायरेक्ट आपकी NCERT से उठाया हुआ है, मैंने भी NCERT से उठाया और क्वेश्चन भी NCERT से, ऑप्शन भी उसने एक अक्षर तक नहीं बदला, यही 4 ऑप्शन थे, ABCD, सूत्र नहीं था, सिर्फ नाम था, ऊपर नीचे कर दिया, वो बात अलग है। क्या पूछा था, किसका सर्वाधिक या सबसे अधिक, सर्वाधिक बोल दो या सबसे अधिक, एक ही बात होती है, सबसे अधिक। एक शिफ्ट में तो पूछा था सबसे अधिक गलनांक किसका है, और एक शिफ्ट में पूछा था किसका सबसे अधिक क्वथनांक है। क्या पूछा था, एक में तो गलनांक पूछा था और एक में क्वथनांक पूछा था। आपको यहाँ पे देख के पता लग रहा है ना, जिसका गलनांक ज्यादा है उसका क्वथनांक भी ज्यादा है, तो बोलो जिसका गलनांक ज्यादा है उसका क्वथनांक भी क्या है, ज्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑलमोस्ट यही कंडीशन है ना। तो सबसे ज्यादा गलनांक किसका है, 290 और 391 क्वथनांक है, तो किसका है सबसे ज्यादा, एसिटिक अम्ल का। हो सकता है अब की बार कम पूछ ले, तो सबसे कम किसका है, मेथेन का, सबसे कम गलनांक मेथेन का, सबसे कम क्वथनांक भी किसका है, मेथेन का है। कितना है याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कहते हो कि नहीं हम तो रट्टा मारेंगे, तो मार लो, कौन रोक रहा है आप,
अगर आपको बाकी चीजें याद होगी तो इसका भी रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कुछ ही नहीं पता तो एक बार के लिए इतना याद रखो, सबसे ज्यादा एसिटिक अम्ल का गलनांक क्वथनांक सबसे कम किसका होता है? मेथेन का होता है। और ये आरपीएससी 2022 के अंदर आया हुआ प्रश्न मैंने आपको बताया। क्लियर है? ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको बता। अब ध्यान दीजिए इधर, अरे इधर आइए जरा, ठीक है, देखो देखिएगा। हाँ जी, कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक गुण में अपने को अभिक्रियाएं पढ़नी होती है। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे दहन या ऑक्सीजन से क्रिया। जब भी दहन का नाम आए या जलाने की बात आए, इसका मतलब वो किससे अभिक्रिया करवाना चाहता है? बोलो, ऑक्सीजन से करवाना चाहता है। किससे करवाना चाहता है? बोलो, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाना चाहता है। और ऑक्सीजन से आपकी ये सारी अभिक्रियाएं दे रखी है। सबसे पहले तो आपने कार्बन के साथ में किसकी अभिक्रिया करवाई? ऑक्सीजन के साथ में, और इससे बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ में ऊष्मा और प्रकाश। ये तो सब में ही बनेगा ही बनेगा, जब भी जलाते हैं तो ये तो बनता ही बनता है। ये है मेथेन आपकी, CH4 क्या है? मेथेन है। और ये किसका प्रमुख स्रोत है? आपके LPG, ठीक है, LPG, ठीक है। O2 से अभिक्रिया की तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा एवं प्रकाश। ये है आपके मेथेनॉल, क्या है? सॉरी, एथेनॉल। क्या है? दो कार्बन है तो एथ आता है ना, एथेनॉल है। एथेनॉल के ऑक्सीजन से कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आ गया। ये एथेनॉल, वही एथेनॉल है जो शाम को यूज करते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। आपके परिवार में होंगे कुछ ऐसे जो एथेनॉल का यूज करते हैं, यानी कि जिसको आप देसी भाषा में ये बोल सकते हो, इसी का ही फॉर्मूला होता है। ये तो आप यूज कर ही सकते हो। आप बोलो कि आज के बाद ये नाम मत बोलना, आप आज के बाद में ये सूत्र याद करो तो अच्छी बात है, वरना आप आज के बाद इसको क्या बोलना शुरू कर दो? एथेनॉल बोलना शुरू कर दो भैया। अरे क्या पी रखी है आपने? एथेनॉल पी रखी है। क्या पी रखी है? अरे बोलो, एथेनॉल पी रखी है। जब भी कोई ये चीज आए, आप कहोगे ये शब्द यूज नहीं करना है, आपने एथेनॉल यूज करना है। बोलना कि एथेनॉल दे दो, क्या दे दो? एथेनॉल दे दो। साथ में तो किसी को समझ में नहीं आएगा, साथ में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वो बोलोगे तो आपको हो सकता है कि आपकी परेड भी हो। चलो देखो आगे, इसके अंदर बचाव था, है ना। हाँ जी, देखो अगला जो है आपके पास में ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। लास्ट वीडियो देखी होगी आपने, उसमें अपने कितने अच्छे से समझा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक है, CH3 क्या है? आपके कार्बनिक यौगिक है। इसकी CH2OH से अभिक्रिया करवा दी। अरे नहीं सर, ये तो पूरा ही एक है, ये वही एथेनॉल है जो अभी आप बता रहे थे। क्या है ये? एथेनॉल है। क्या है ये? एथेनॉल है। इस एथेनॉल को क्या किया आपने? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, KMNO4, कमीना 4 बोलते हैं इसको, है ना। हाँ, या आपके K2Cr2O7, ये दोनों क्या हैं आपके? ये दोनों ऑक्सीकारक है। ये भी पेपर वाला कई बार पूछ सकता है, ऑक्सीकारक पदार्थ कौन कौन से हैं? तो एक तो आप पोटेशियम परमैंगनेट, KMNO4 याद रखना। एक पोटेशियम डाइक्रोमेट याद रखना, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। और ये आपका क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है। KMNO4, ये K2Cr2O7, ये दोनों ऑक्सीकारक हैं। ऑक्सीकारक का मतलब जो O2 देने का सामर्थ्य रखता है। जो क्या देने का सामर्थ्य रखता है? O2 देने का सामर्थ्य रखता है। क्लियर है? और ये जुड़ने के बाद में क्या हो जाएगा? देखो इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, ये विक्रिया बिल्कुल इजी सी है, बच्चों वाली ये विक्रिया है। आपको देखने में डर लग रहा होगा देखने से, लेकिन कुछ नहीं है। बस इसमें CH3 CH2OH था, इसके अंदर एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड कर दो, बस, और कुछ नहीं है। यहाँ से क्या करना है? देखो एक हाइड्रोजन को निकालना है यहाँ से, और उस हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे दोनों ही हाइड्रोजन निकालने हैं। दोनों ही हाइड्रोजन क्या करने हैं? निकालने हैं। देखो ये CH3 का CH है, 3 है, वैसा का वैसा। आगे C का C वैसा का वैसा है, OH वैसा का वैसा है, लेकिन बीच में क्या ऐड हो गया? O प्लस में क्या आ जाएगा? H2 अलग हो जाएगा। H2 क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, पानी सॉरी भाप बन के उड़ जाएगा। अगली जो है संकलन अभिक्रिया, और ये आपके इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक बार RPSC ने पूछ रखी है फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में नहीं, फर्स्ट पेपर में पूछ रखी है। आपको कहीं फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट सेकंड पेपर केमिस्ट्री में पूछी है नहीं। ये आपके पास में क्या था? एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन है। और ये आपके कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है, इसलिए RR ले दिया। आप ये मत कहना कि आप खुद का नाम लिख रहे हो, खुद का नाम नहीं है मेरा ये, वैसे ही कुछ भी जुड़ा हो सकता है। ऐसे कह सकते हो आप, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, ऐसे है, ऐसे मान लो आप, ठीक है। फिर निकल उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? देखो निकल क्या है यहाँ पे? उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक वह होता है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, लेकिन खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। उत्प्रेरक को आप ऐसे
सकते हो, जैसे गांव में दो व्यक्ति वैसे ही एक दूसरे में कहा सुनी हो गई, लेकिन एक व्यक्ति बीच में आता है और वो उनकी क्या है, मारपीट करवा देता है। पहले तो सिर्फ बातें हो रही थी आपस में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, लेकिन वो एक दूसरे को क्या करवा देते हैं, उनका खुद का कोई रोल नहीं है, न खुद लड़ते हैं न कुछ करते हैं, वो सिर्फ दोनों को एक एक बात बोलते हैं जिससे दोनों क्या हो जाते हैं, गुत्थम गुत्थी हो जाते हैं। तो वही वाला कौन होता है, उत्प्रेरक होता है, ठीक है ना। उसको आज से आप उत्प्रेरक बोल सकते हो, ठीक है। तो उत्प्रेरक वो है जो खुद कुछ नहीं करता है, सिर्फ अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, उसे ही हम उत्प्रेरक कहते हैं। और ये उत्प्रेरक क्या करेगा, इसमें H2 जुड़ जाएगा, यहाँ पे H2 लिखा है ना, तो इसके साथ में H2 जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 तो वैसा का वैसे रहेगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड की जगह कितना आ जाएगा, सिंगल आ जाएगा। सिंगल आ जाएगा तो दोनों को एक एक क्या चाहिए, एक एक पोस्ट खाली हो जाएगी, यानी दोनों ने साझा कर रखा था दो दो इलेक्ट्रॉनों का, लेकिन अब एक एक का ही है। आगे CH3 का CH3, अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, दो थे, तो एक इधर जुड़ जाएगा एक इधर जुड़ेगा, बस ऐसी छोटी सी अभिक्रिया थी, इसको ऐसे R और लिख के आपको डरावनी बना रखी थी। ये संकलन अभिक्रिया है, जुड़ने वाली अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया भी इसको कह सकते हो। इसमें यह पूछा हुआ था कि निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन की अभिक्रिया इससे करवाने पर, एल्कीन है ये, एल्कीन से करवाने पर उत्पाद क्या बनता है, तो उत्पाद ये बनता है। इसके अलावा इस अभिक्रिया का यूज किस में होता है, आपके वसा, या कह सकते हो आप जो आपके घी या तेल, घी या तेल, कौन सा, वनस्पति, वनस्पति जानते हो ना, वनस्पति घी और तेल बनाने में इसका यूज किया जाता है। कौन सी अभिक्रिया का, इस संकलन अभिक्रिया का यूज किया जाता है। ये तीसरी अभिक्रिया होगी। अगली अभिक्रिया देखिएगा, बस थोड़ी हो रही है क्लास, टेंशन मत लेना, कहीं आप बीच में छोड़ के चले जाओ, है ना, बस ज्यादा लंबी नहीं करेंगे अपनी, थोड़ी सी क्लास और बाकी है। देखो प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब वही विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाएगा। किसकी उपस्थिति में होगी, ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होगी। क्या है आपके पास में, मेथेन है, क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, और इसमें क्या होगा, क्लोरीन तो इसके साथ में जुड़ जाएगा, और वो HCl, एक देखो दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन तो इसके साथ में जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन लेके ये अलग बना ले। देखो ऐसे समझ लो आप, CH4 प्लस Cl2 है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अब हुआ क्या, आपके पास में ऐसे लिख दूं मैं इसको, CH3H, एक ही बात है, प्लस में क्या है, ClCl, ऐसे ही है ना, भी मैंने अलग अलग करके लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक H और एक Cl तो मिलके क्या बना लेंगे, आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग हो जाएगा, बाकी बच गया वो इकट्ठा हो जाएगा, यानी CH कितना 3 और प्लस में Cl, CH3Cl, याद रख लोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से ये क्या कर लेता है अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और ये आपके कार्बनिक यौगिक की मैंने प्रतिस्थापन अभिक्रिया बता। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये है एथेनॉल की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया बोलो, एथेनॉल की, बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। एथेनॉल के किससे अभिक्रिया करवाई है, सबसे पहले सोडियम से अभिक्रिया करवाई। तो सोडियम से जब अभिक्रिया करवाई है, ये देखो सोडियम है, ये आपके एथेनॉल है, वही एथेनॉल जो अभी मैंने आपको बताया था, है ना, एक पेय पदार्थ के रूप में यूज करते हैं कुछ लोग इसको, और पीने के बाद में उनका जो माइंड है वो एक्टिव नहीं रहता है, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये सोडियम क्या होगा, ये सोडियम जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे क्या करेगा जी, अटैक करेगा। यहाँ पे कितने हैं, दो हैं, कितने हैं, दो हैं, तो दो हैं तो एक में से एक, और दोनों में से कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, दो हाइड्रोजन अलग निकल जाएंगे। अब यहाँ पे सोडियम भी कितने हैं, दो हैं, तो एक तो पहले वाले के साथ H की जगह जुड़ जाएगा और एक दूसरे वाले में, तो इस तरह से दो CH3 CH2 ONA बन जाएंगे, और इसको बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड। आपको टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, ये ज्यादा आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि अब की बार पेपर जो है उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए करवा रहा हूँ। बस कुछ नहीं है, आपने बस इतना सा है अभिक्रिया समझा दी मैंने, इस तरह से आप जुड़ जाएगा, ये दो हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ से, दो हाइड्रोजन की जगह दो सोडियम जुड़ जाएंगे, बस और कुछ नहीं है, और ये कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है बनाने की अभिक्रिया है, जिसमें 443 केल्विन तापमान याद रख लेना, ये 443 केल्विन जो ताप है, इस पर एथेनॉल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं। ये क्या है आपका, वही एथेनॉल है, गर्म H2SO4 से अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगी, एथीन बन जाएगी। ये आपके नाम पूछा जाता है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप बोलोगे एथीन बनेगी, क्या बनेगी, एथीन। टेंशन नहीं लेनी है आपने ज्यादा, ठीक है। अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एथेनोइक अम्ल के कुछ गुण धर्म है जो आपके पेपर में स्टेटमेंट के रूप में दिए जाते हैं, और फिर पूछा जाता है
कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो ध्यान से, एथेनोइक अम्ल को सामान्य एसिटिक अम्ल कहा जाता है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में सम्मिलित है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है, यहां से एक क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ रखा है और वो है ये है कि सिरका किसे कहते हैं। उसने कहा है 5 से 8%। उसमें ऑप्शन था 5 से 8% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन। किसका? एसिटिक अम्ल बोल दो या एथेनोइक अम्ल बोल दो, एक ही बात होती है। 5 से 8% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन, उसमें अलग अलग विलयन दे रखे हैं, लेकिन जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल मिला दोगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? सिरका। और सिरके का उपयोग किसमें होता है? अचार परिरक्षण में होता है। ठीक है, इसे अचार परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। याद रहे तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत। इसलिए ठंडी जलवायु में, शीत के दिनों में यह जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। याद रखना, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल इसी को ही कहा जाता है। याद रख लोगे ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिक समूह में अभिलक्षण इसकी अम्लीय होती है। ठीक है, हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। ये कैसे अम्ल होते हैं? दुर्बल। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कैसे अम्ल है? खनिज अम्ल। तथा अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं, लेकिन ये आयनीकृत नहीं होते हैं। ये बात याद रखनी है। बस आपके एक तो एसिटिक अम्ल वाली बात याद रखनी है, एक ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है कि इसको सिरके को ही कहा जाता है। 5 से 8% विलयन जल के अंदर एसिटिक अम्ल का हो तो उसे हम सिरका कहते हैं। अचार परिरक्षण में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लो जी आपके ये 3 अभिक्रियाएं और है छोटी छोटी, है ना। उसके बाद बस अपने एक टॉपिक बचेगा, फिर अपने ये क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ जी, कमेंट करके बताना क्या समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ऊपर से जा रहा है ना। देखो आपको कहा था ये थोड़ी एडवांस है, तो एडवांस तो रहेगी ये थोड़ी सी। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाओं की मैं बात करूं तो पहली है एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को कहा जाता है साबुनीकरण। क्या कहा जाता है? बोलो, साबुनीकरण। ये प्रश्न आया हुआ है पेपर में, साबुनीकरण। ठीक है, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, यानी साबुन बनाने की प्रक्रिया है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या है? एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होता है। किससे बनता है? एथेनोइक अम्ल को एथेनॉल में मिलाने पर क्या बनता है? एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है। याद रखना, ये एथेनोइक अम्ल है, ये आपके एथेनॉल है। एस्टर कैसे बना, ध्यान से समझना इसको, बिल्कुल इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है, यहां से ये जो H है और इधर से जो OH है, ये इस तरह से दोस्ती कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या कर लेते हैं? ये देखो H2O अलग निकल गया। अब क्या हुआ? इसको एज इट इज लिख दो। ये देखो CH3CO, मैंने कहा था ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे देखो इसको उल्टा करके जोड़ दो, बस CH2 CH3। ये सेम टू सेम ऐसे जोड़ना है, कुछ नहीं करना। यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला, दोनों जुड़ के H2O बना लिए, बाकी को ऐड कर दो, एस्टर बन गया। ये जो सूत्र है ये किसका सूत्र है? एस्टर का सूत्र है। ठीक है ना। ठीक है, इसकी गंध जो है मृदु होती है और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इत्र बनाने में भी किया जाता है एवं स्वाद उत्पन्न करने में भी किया जाता है। आगे क्या है आपके? सोडियम हाइड्रोक्साइड से विक्रिया द्वारा जो एक क्षार है एस्टर, एस्टर की विक्रिया करवाएंगे ना आगे, आपके एस्टर से विक्रिया करवाएंगे तो पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिल अम्ल सोडियम लवण बनाता है, जिस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है, साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले। अब देखो कई बार पेपर में आ जाता है कि साबुन किसे कहते हैं, तो साबुन के लिए याद रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? साबुन दीर्घ श्रृंखला यानी लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। कैसे? या तो वो सोडियम लवण होंगे या पोटेशियम लवण होंगे, यानी नाक लवण होंगे। नाक यानी NaK, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। कौन? साबुन। साबुन नाक में, किसमें रखो? साबुन को नाक में, यानी कि सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। ये पेपर में आ सकता है। ठीक है ना। अगर मैग्नीशियम लवण है तो वो अपमार्जक है, मैग्नीशियम लवण तो अपमार्जक होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम साबुन होते हैं। ये आपकी अभिक्रिया दे रखी है, ये आपकी साबुनीकरण अभिक्रिया दे रखी है, ये आपके साबुन है, ये आपकी क्या है? साबुन। आगे क्षारक से अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बन जाएगा? ये आपके एसीटेट, सोडियम एथेनोएट बोल दो या सोडियम एसीटेट बोल दो, बात तो एक ही होती है। ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया भी आप याद रख सकते हो, इसमें भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये आपका OH है और ये आपका H है, ये दोनों H2O बना लिया। ये देखो ये बाकी पूरा का पूरा यही है, और Na जो है वो इसके साथ में क्या हो गया जी? ऐड हो गया। इस तरह से ये सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट बन गया।
सोडियम एसीटेट के लिए क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एथेनोइक अम्ल होता है। आगे कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से विक्रिया करोगे तो वही अभिक्रिया होगी जो अम्लों के साथ में होती है ना। क्या बनता है, एक तो लवण बनता है, एक जल बनता है और एक गैस बनती है। ये कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से सिर्फ इतना ही प्रश्न आ सकता है कि कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो गैस का रट्टा मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे अपने पास में एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट आपके नोट आता है वो यही है आपकी, ये क्लास में अपने लास्ट पॉइंट है। क्या है लास्ट पॉइंट, देखो ध्यान से। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। विलायक का मतलब जिसके अंदर कुछ घोला जा सकता है, ठीक है ना। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है। बात क्या होती है कि आजकल जो है पीने का ही लगा रहता है हर किसी को, है ना। तो पीने का लगा रहता है तो वो क्या होता है कि वो आती तो जो है किसके लिए उपयोग के लिए आती है, कि कुछ प्रैक्टिकल करने या कुछ और काम करना, उसके लिए वो जो है तैयार की जाती है। लेकिन वो क्या करते हैं, बीच में चलते चलते जो एक जगह से दूसरी जगह अप डाउन करने वाली होती है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, वही उसके अंदर से क्या कर लेते हैं, दो चार घूंट लगा लेते हैं। इसलिए उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, उससे बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, रोकने के लिए उसमें मेथेनॉल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है बोलो, मेथेनॉल मिलाया जाता है, जिससे पीने योग्य नहीं रहती है, जिससे ये पीने योग्य नहीं रहती है। यानी अब वो घूंटिया बीच में नहीं लगा सकते हैं। एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर रंग कैसा बना दिया जाता है, नीला। आपसे पूछे मेथेनॉल मिला हुआ है तो उसका रंग कैसा होगा, उसका रंग होगा नीला। तो इससे विकृत एल्कोहल तैयार होती है। अगर इसको आप पी लेते हो तो टाइम से ही टाटा बाय बाय कह दोगे इस दुनिया से, है ना। समझ आ रही है बात। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो आपने यूज ही नहीं करना। जो भी यूज करते हैं उनको कहना कि अगर नीले रंग की आपको अगर मिल रही है एल्कोहल तो वो आपने यूज नहीं करनी है, क्योंकि वो विकृत एल्कोहल है, वो आपको जल्दी ऊपर पहुंचा सकती है ना। तो आज की क्लास में हमने कार्बन के जो एडवांस चीजें जो थी उनके बारे में चर्चा की। यहां से आपकी जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखें आप, और शेयर भी कर दें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।